सोचिए, लगभग 2300 वर्ष पहले एक बच्चे का जन्म होता है। वो जन्म जिसने पूरे उपमहाद्वीप का चेहरा बदल दिया। संभवतः उनका जन्म पाटलिपुत्र, आज का पटना शहर में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक युग के बाद भारत की धरती ने कई राज्यों और महाजनपदों को देखा, लेकिन पहली बार इन बिखरे हुए क्षेत्रों को एक धागे में पिरोकर एक विशाल और संगठित साम्राज्य बना, मौर्य साम्राज्य। पटना, जो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, अशोक अपने पिता बिंदुसार और देवदादा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक तीसरे सम्राट बने और उनका शासन काल लगभग 268-232 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 265-238 ईसा पूर्व भी मिलता है। बताया गया है मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक ही शासन की छाया में लाकर इतिहास रच दिया। और जब सम्राट अशोक महान इसके सिंहासन पर बैठे, ये साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य एक विशाल शक्ति बनकर उभरा। यह उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल और असम, दक्षिण में मैसूर तक पाटलिपुत्र नगर उस समय दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक था, जिसकी जनसंख्या लगभग 1,50,000 4 लाख के बीच थी। शहर की दीवारें लकड़ी की पेलाई साट से बनी थी और इसमें 64 द्वार थे। मौर्य शासन में अशोक ने 5 प्रशासनिक प्रांत बनाए: मध्य मगध, पश्चिम उज्जैन, पूर्व तोसाली, दक्षिण स्वर्णगिरि और उत्तर पश्चिम टैक्सिला, जिनका संचालन कुमार द्वारा किया जाता था। अशोक ने पशु वध पर कई स्थानों पर रोक लगाई, बाग बगीचे, औषधीय पौधों और पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए। सिंहासन पर आने से पहले और शुरुआती शासन में अशोक बेहद कठोर और निर्दयी माने जाते थे। कहा जाता है कि तख्त के लिए हुए संघर्ष में उन्होंने कई भाइयों को खत्म किया था, जिससे उनका शुरुआती नाम चंड अशोक पड़ा। युवावस्था में अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था, जहां उन्होंने प्रशासन और कूटनीति का अनुभव हासिल किया। वहीं उन्होंने अपनी भावी पत्नी देवी, जो एक व्यापारी की बेटी थी, उसे विवाह किया। अशोक की पत्नी देवी विदिशा की रहने वाली थी, सांची विदिशा। अशोक ने यहाँ शानदार स्तूप का निर्माण करवाया, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आज भी सांची स्तूप के चारों ओर अशोक के बनवाए तोरण द्वार और अशोक स्तंभ उनकी कला और धर्मनिष्ठा के गवाह हैं। गुर्जरा और एरन जैसे स्थानों पर भी उनके शिलालेख पाए गए हैं, जो उनके धर्म और नीतियों का संदेश देते हैं। कलिंग युद्ध से पहले अशोक ने एक गुप्त एजेंट नेटवर्क बनाया था, जो दुश्मन राज्यों की जानकारी लाता था। कहा जाता है कि इस नेटवर्क ने ही कलिंग की रणनीति कमजोर करने में मदद की। सोचिए, सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं और धरती लाल हो चुकी है, लेकिन ये रंग गुलाब का नहीं, ये खून का है। सैकड़ों माओं की गोद सुनी, हजारों बच्चों का बचपन छिन गया और बीच मैदान में खड़ा एक सम्राट, जिसके हाथ जीत का झंडा नहीं बल्कि हजारों लाशों की कीमत से मिला पछतावा है। ये कहानी है कलिंग युद्ध की और अशोक के उस रूपांतरण की, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट अशोक, जिन्हें चंड अशोक कहा जाता था। कलिंग आज का ओडिशा मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, लेकिन सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अहम था, समुद्री व्यापार का केंद्र। अशोक के लिए कलिंग को जीतना सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि साम्राज्य को पूर्ण करना था। कलिंग के लोग स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे, प्रशिक्षित योद्धा, समुद्री ताकत और जिद्दी प्रतिरोध। अशोक ने लगभग 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार की। युद्ध शुरू होता है। पहले दिन तीरों की बारिश, भालों की गूंज, दूसरे दिन हाथी सेना और रथों की टक्कर, तीसरे दिन शहर चलने लगते हैं, नदियां लाल होती हैं। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बने और अनगिनत घायल हुए। तलवार की टकराहट, चीखें, आग की लपटें। युद्ध के बाद अशोक विजयी खड़ा था, लेकिन चारों तरफ लाशों का ढेर। महिलाएं रो रही थी, बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे। कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध भूमि पर खड़े होकर कहा, अब मैं वो नहीं रहा जो कल था, ये विजय नहीं, ये मेरे आत्मा की हार है। यही वह क्षण था जिसने चंड अशोक को धर्म अशोक में बदल दिया। अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया।
उन्होंने विजय को युद्ध में नहीं बल्कि धर्म, करुणा और सत्य में मानना शुरू किया। अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध का जिक्र आता है, जिसमें वे लिखते हैं, कलिंग में जो हुआ वह मेरे लिए गहरी पीड़ा है। इसके बाद उन्होंने शांति, शिक्षा और दया का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। एक युद्ध ने न सिर्फ एक राजा बल्कि एक पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। अशोक आज भी शांति के दूत माने जाते हैं, जिनका सिंहासन चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। कलिंग युद्ध ने सिखाया कि जीत तलवार से नहीं दिल से होती है, और सबसे बड़ा साम्राज्य वो है जो करुणा पर टिका हो। यही है कलिंग की कहानी, जिसने अशोक को अमर बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और यहां तक कि ग्रीस तक भेजा। अशोक स्तंभ, सारनाथ का सिंह चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। साथ ही अशोक चक्र, 24 तीलियों वाला धर्म चक्र, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में है। उन्होंने अपने विचार और नीतियां पत्थरों और स्तंभों पर खुदवा कर जनता तक पहुंचाई। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। श्रीलंका के राजा देवानंपिया तिस्सा ने अशोक के भेजे गए बौद्ध मिशन के कारण बौद्ध धर्म अपनाया। मध्यकाल में अशोक का नाम लगभग भुला दिया गया था। 19वीं सदी में ब्रिटिश विद्वानों ने उनके शिलालेख पढ़कर इतिहास में उनकी असली पहचान को पुनः स्थापित किया। 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का वो सिंह जिसने तलवार छोड़कर करुणा को अपनाया था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कहते हैं उन्होंने अपने आखिरी समय में लगभग सारा खजाना दान कर दिया था, इतना कि मृत्यु से पहले उनके पास सिर्फ आधा आम्र फल बचा था, और वही उन्होंने एक भिक्षु को अर्पित कर दिया। अशोक के जाने के बाद साम्राज्य जैसे अपना रक्षक खो बैठा। उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे, और कुछ ही दशकों में मौर्य साम्राज्य टूटकर बिखर गया, और 50 साल में ही उसका अंत हो गया। 185 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा को मारकर नया अध्याय लिखा, शुंग वंश का। शुंगों के बाद सत्ता आई आंध्र सातवाहन वंश के हाथों में, और फिर इतिहास ने देखा गुप्त वंश का उदय। लेकिन अशोक की असली विरासत लाठी तलवार में नहीं बल्कि पत्थरों पर खुदे उन संदेशों में बची, जो आज भी हवा के साथ फुसफुसाते हैं कि शक्ति का असली अर्थ दया है और जीत का असली रास्ता करुणा। और यही कारण है कि 2000 साल बाद भी जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो उसके बीच घूमते 24 तीलियों वाले चक्र में हमें अशोक की आत्मा दिखाई देती है। अगर आपको अशोक की ये अद्भुत यात्रा पसंद आई तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, और इतिहास की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, ये वो आईना है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं।